हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की फेमस पुस्तक जिसका नाम है इनहेलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में हम बोलते हैं जाति का विनाश। इस पुस्तक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और कुछ ऐसे चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आज के सिनेरियो में, मतलब कि आज की परिस्थिति में इस किताब का कितना ज्यादा महत्व है। वैसे तो यह किताब मैंने ट्रूथ लिटरेचर पर इस पर पूरी की पूरी वीडियो सीरीज अपलोड की है, लेकिन काफी ज्यादा वह सीरीज पुरानी हो चुकी है और मुझे इस किताब को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि आज के वक्त में यह किताब कितनी ज्यादा जरूरी है। जिस ओर डॉक्टर अंबेडकर को लोग गालियां देने लगे, डायरेक्ट गालियां देने लगे, उन पर तमाम प्रकार की टिप्पणियां करने लगे, तो डॉक्टर अंबेडकर उन हिंदुओं के बारे में क्या सोचते थे, उनके क्या विचार थे और आज के समय में कितना यह विचार मैच करते हैं, यह हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को, इस टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी ताकत बढ़ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए ले चलते हैं उस किताब की ओर। तो जो आप किताब देख पा रहे हो, इसका नाम है जाति का विनाश। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों ने, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने और समझने में विश्वास रखते हैं, वो जानते हैं, वही लोग इस किताब के बारे में जानते होंगे। तो यह वह किताब है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण प्रिपेयर किया था जात पात तोड़क मंडल के लिए, लेकिन वह भाषण उन्हें देने नहीं दिया गया। उसका कारण क्या है, यदि आप चाहें तो हम बाद में इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मूल टॉपिक है, इस किताब से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कुछ टिप्पणियां भी हैं, तो देखते हैं। तो यह ओरिजिनल स्पीच आप लोग देख सकते हो। देखो, यह हमारी ओरिजिनल स्पीच है जो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रिपेयर की थी। इनहेलेशन ऑफ कास्ट स्पीच प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, MA PhD और DSc और बैरिस्टर एट लॉ फॉर एनुअल कॉन्फ्रेंस द जात पात टोड़क मंडल ऑफ लाहौर के लिए, जो कि यह अनडिलीवर्ड है। तो इट इज द ओरिजिनल कॉपी, यू कैन से दैट। ठीक है, तो यह 1936 में यह पब्लिश हुआ था, 15 मई को यह किताब। तो सबसे अधिक जो हमारी प्रसिद्ध या हम बोले फेमस बुक है, यह है हमारी इनहेलेशन ऑफ कास्ट है। तो आइए हम जानते हैं और समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें ताकि हम इस किताब के बारे में जितना हो सके, एज मच इज पॉसिबल, हम जानकारी ले सकें। तो आइए उस पेज पर चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे पेज नंबर 22। ठीक है, तो यहां तक चलेंगे। इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिस्थिति उस समय पर बनी, उसको बताने का प्रयास किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो उसको हम स्किप कर रहे हैं और हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। ये लिखा है, राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार क्यों जरूरी है। वैसे तो हमारा जो चैनल है उसमें अधिकतर हम प्रयास करते हैं कि जो लोगों को जानकारी है, जो हमारा सत्य जो लिटरेचर है, ट्रूथ लिटरेचर, उसके बारे में बताने का प्रयास कर सकें और सोशली तौर पर वर्क करें। ठीक है, लेकिन कभी कभी राजनीति की चर्चा आ जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये बता रहे हैं कि आजकल जो राजनीति कर रहे हैं उससे पहले सामाजिक सुधार वह क्यों जरूरी है। तो आइए इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे।
और समझेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं लाइन 1 में, जो कि पैराग्राफ नंबर 1 है, कि भारत में समाज सुधार का काम स्वर्गारोहण अर्थात कम से कम भारत में की तरह अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट तौर से बोल रहे हैं कि जो सामाजिक सुधार का काम है यह कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार के मित्र थोड़े और आलोचक बहुत अधिक हैं। आलोचकों का स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग है जो हमारा राजनीतिक सुधारों का, और दूसरा है समाजवादियों का। तो यह अंबेडकर बोल रहे हैं। सेकंड में क्या बोलते हैं कि एक समय यह माना जाता था कि सामाजिक कार्य कुशलता के बिना सक्रियता के अन्य सभी क्षेत्रों में स्थायी सामाजिक प्रगति असंभव है। कुरीतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्य कुशलता का अभाव है और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए अथक प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक शब्द में जो गहराई छिपी होती है वह हमें समझने की आवश्यकता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हिंदू समाज है तथाकथित समाज सुधार की बात करता है, लेकिन क्रूतियों द्वारा की जाने वाली शैतानी के कारण हिंदू समाज में कार्य कुशलता का अभाव है। क्योंकि जो समाज की बात करेंगे, सुधार की बात करेंगे, लेकिन उन क्रूतियों के कारण समाज सुधार असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है। एग्जाम्पल वी कैन हैव, गांधी का हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का। तो लोग मानते हैं कि ये लोग बहुत बड़े समाज सुधारक थे, लेकिन वह भी उन क्रूतियों से अछूते नहीं थे। आगे क्या बोलते हैं, इस तथ्य की स्वीकृति के परिणाम ही नेशनल कांग्रेस के जन्म के साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस अर्थात समाज सुधार सम्मेलन की नींव रखी गई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर उस टाइम पे कांग्रेस का जो इतिहास बताने का प्रयास कर रहे हैं, जहां कांग्रेस की चिंता देश की राजनीतिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को परिभाषित करने की थी। वहीं सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की सामाजिक व्यवस्था के कमजोर पहलुओं को दूर करने में लगी थी। तो दो चीजें थी, एक सोशल और एक कौन थी, एक थी हमारी सामाजिक मतलब राजनीतिक। तो दो पहलुओं पे लगी थी। एक का जो विचार था कि राजनीतिक व्यवस्था कमजोर है, उसको परिभाषित करें। वहीं सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की व्यवस्था थी, वह कमजोर पहलुओं पर थी। तो आगे लिखते हैं कि कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस एक ही साझा कर्म में दोनों डेनों की तरह काम करते रहे और उनका वार्षिक अभिवेशन जिनका वार्षिक जो अधिवेशन होता था एक ही पंडाल में होता रहा। लेकिन जल्द ही दोनों डेनों ने दो पार्टियों का रूप ले लिया। पहली सामाजिक सुधार पार्टी, पहली राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी। इन दोनों के बीच भयावह विवाद होने लगा। इस तरह दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोधी शिविरों में ढल गई। विवाद का समय यह था कि क्या सामाजिक सुधार राजनीतिक सुधार के पहले होना चाहिए, क्या सामाजिक सुधार है वह राजनीतिक सुधार के पहले होना चाहिए। 10 साल तक दोनों पक्षों की ताकत बराबर बनी रही और इस लड़ाई में किसी एक पक्ष की जीत नहीं हुई। सेकंड पॉइंट में वापस अम्बेडकर क्या बोलते हैं, लेकिन यह साफ दिखाई पड़ता है कि सोशल कॉन्फ्रेंस तेजी से कमजोर हो रही है। सोशल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव शोक प्रकट करने लगे कि अधिकांश शिक्षित हिंदू राजनीतिक सुधार तो चाहते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार के प्रति उदासीन हैं कि देश में राजनीतिक परिवर्तन तो होना चाहिए, अंग्रेजों की सत्ता जानी चाहिए, लेकिन जब बात आती है सामाजिक सुधार की तो उसके प्रति उदासीन है। और कांग्रेस का अधिवेशन में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती थी, जो नहीं आए इस पर कांग्रेस से इसका लगाव था। उनकी संख्या
और भी ज्यादा कम होती, जबकि सोशल कॉन्फ्रेंस की उपस्थिति होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। तो जो लोग सामाजिक सुधार चाहते थे उनकी संख्या वह बहुत कम थी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, वह किस प्रकार का सामाजिक सुधार चाहते थे यह भी डॉक्टर अंबेडकर बताएंगे। सोशल कॉन्फ्रेंस के प्रति इस उदासीनता उसमें उपस्थित होने वालों की संख्या के क्षीण होते जाने का अगला कदम था। राजनेताओं का विरोध भाव जो छिपा नहीं रहता था। जिस उदारता से कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस को अपने पंडाल का इस्तेमाल करने देती थी, वह स्वर्गीय श्री तिलक जो तिलक हैं के नेतृत्व में होने वाले प्रयासों के फलस्वरूप वापस ले ली गई और परस्पर शत्रुता की भावना इतनी तीव्र हो गई कि जब सोशल कॉन्फ्रेंस ने अपना पंडाल अलग बनाना चाहा, तब विरोधियों ने उसे जला डालने की धमकी दी। इस तरह थोड़े समय में राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी विजय हुई और सोशल कॉन्फ्रेंस गायब होते होते विस्मृति का शिकार हो गई। तो यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जानते और समझते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं कि 1892 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के 8वें अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में श्री डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा व्याख्यान सोशल कॉन्फ्रेंस के अंतिम संस्कार के मौके पर दिए जाने वाले वक्तव्य की तरह प्रतीत होता है। इस कांग्रेस के ठेठ नजरियों का इतना सशक्त प्रतिनिधित्व करता कि मैं उस निम्नलिखित अंश उद्धृत करने की धृष्टता करता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर श्री बनर्जी थे, उनका जो स्टेटमेंट है वह बताते हैं। क्या बोलते हैं कि कम से कम मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधार नहीं लेते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दोनों के बीच कोई संबंध दिखाई नहीं देता। क्या हम राजनीतिक सुधार के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विधवाओं का पुनः विवाह नहीं होता और हमारी लड़कियों की शादी दूसरे देशों की तुलना में कम उम्र में कर दी जाती है, क्योंकि हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ गाड़ी में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती और क्योंकि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। तो यह श्रोताओं द्वारा हर्ष ध्वनि थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के सामाजिक सुधार की बात कर रहे थे उस टाइम की कांग्रेस। वह सुधार नहीं, छुआछूत जातिवाद के खिलाफ आंदोलन नहीं जो उससे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया था, नहीं, वह जो सवर्णों में जो प्रॉब्लम थी उसके लिए बात कर रहे थे। फिर आगे क्या बोलते हैं, तो मैंने राजनीतिक सुधार के पक्ष में श्री बनर्जी का तर्क प्रस्तुत किया। ऐसे लोग बहुत थे जो यह देखकर खुश थे कि जीत कांग्रेस की हुई, लेकिन सामाजिक सुधार में जितना विश्वास है वे प्रश्न करते हैं। श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया क्या है कि क्या वह अंतिम है, क्या वह यह साबित करता है कि जिनकी जीत हुई उनका पक्ष सही था? क्या यह तर्क अंतिम रूप से इस बात को साबित नहीं करता कि राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की कोई अहमियत नहीं है? यदि मैं इस मसले का दूसरा पहलू प्रस्तुत करूं तो उससे मामलों में जो समझने में सहायता मिलेगी, तो मैं अपने तथ्य उस सलूक से ग्रहण करूंगा जो अछूतों के साथ किया जाता है। तो यहां पर अब बाबा साहब अम्बेडकर ओरिजिनल जो सामाजिक सुधार थी जो उनके साथ अछूतों के साथ किया जाता है, वह तर्क बाबा साहब अम्बेडकर प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मराठाओं के देश में पेशवाओं के शासन काल में अछूतों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र ना हो जाए। उसके लिए आदेश था कि वह एक चिन्ह या निशानी के तौर पर अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधे रहे, ताकि
कोई हिंदू गलती से उससे छू जाने का अपवित्र ना हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों के लिए यह आदेश था कि वह कमर में झाड़ू बांधकर चले, ताकि वह जिस जमीन पर पैर रखे वह उसके पीछे बंधी इस झाड़ू से साफ हो जाए, ताकि उस जमीन पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र ना हो जाए। पूना में हिंदू के लिए जरूरी था कि वह जहां भी जाए अपने गले में मिट्टी की हांडी बांधकर चले, और जब थूकना हो तो उसी में थूके, ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ ना जाने से वह अपवित्र ना हो जाए। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जो तथाकथित हिंदू थे उन्होंने अछूतों के साथ कैसा सलूक किया था। अब बाबा साहब अम्बेडकर और उस समय पर जो अछूतों के साथ जो घटनाएं हुई थी उसका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिक्र करते हैं। और अब मैं इन जिन घटनाओं को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि उस समय की घटनाएं थी, क्योंकि यह अभी भी होता है। तो आगे दूसरी घटना बताते हैं। क्या बोलते हैं कि मैं कुछ हाल ही की घटनाओं को लेता हूं। बलाई जाति जो मध्य भारत की, मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, उस समय पर मध्य भारत था, एक अस्पृश्य जाति है कि लोगों पर हिंदुओं ने जो कहर ढाया है उसकी चर्चा से मेरी बात साफ हो जाएगी। आप इसकी रिपोर्ट 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया में पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने रिपोर्ट दी कि इंदौर राज्य के इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं यानी कलोटों, राजपूतों और बनियों, कनरिया, बिचौली हफ्ती, बिचौली मर्दाना तथा 15 अन्य गांव के पटेलों और पटवारियों ने अपने अपने गांव के बलाइयों से कहा कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो इन नियम का पालन करना होगा। कौन सा नियम? बलाई ऐसी कोई पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा हो। दूसरा, वे रंगीन या फैंसी किनारे वाली धोती नहीं पहनेंगे। तो यह है उस टाइम के जो अपर कास्ट पीपल थे, तो उन्होंने बलाइयों के ऊपर यह नियम लाद दिए। तीसरा, अगर किसी हिंदू के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसके रिश्तेदारों तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें जाना होगा, वे रिश्तेदार चाहे कितनी ही दूर हों। तो ये बलाइयों के साथ नियम था हिंदुओं का। आजकल बोलन सभी हिंदू हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू और ऐसी अलग है। अछूत। फोर्थ, हिंदुओं के सभी विवाहों में बलाई बारात के आगे आगे विवाह के दौरान बाजा बजाएंगी। फिफ्थ, बलाई बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेगी, वे फैंसी गाउन या जैकेट नहीं पहनेंगी। बलाई औरतें हिंदू महिलाओं की जगती अर्थात प्रसव के समय मौजूद रहेंगी। बलाई मेहनतानों की मांग किए बिना, मतलब जो मेहताना मिलता था उसके बिना सेवाएं प्रदान करेंगे। हिंदू उन्हें खुशी खुशी जो दे देंगे उसे वे स्वीकार कर लेंगे। आठवां, जिन बलाइयों को यह नियम मंजूर नहीं होंगे उन्हें गांव छोड़कर चले जाना होगा। तो यह है उस टाइम की खबर डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं इसी खबर को लेकर कि बलाइयों ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने जो उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी लेने पर रोक लगा दी गई और उन्हें अपने मवेशी चराने के लिए ले जाने पर रोक लगा दी। बलाई उस जमीन से नहीं गुजर सकते थे जो किसी हिंदू की थी, जिसका मतलब था कि अगर किसी बलाई के खेत के चारों ओर हिंदुओं के खेत थे तो वह अपने खेत तक नहीं पहुंच सकता। हिंदुओं ने अपने मवेशी बलाइयों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। अब सोचिए, बलाइयों ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ राज दरबार अर्थात इंदौर का जो दरबार था उसमें याचिकाएं भेजी, लेकिन चूंकि उन्हें समय पर राहत नहीं मिली तो उन पर अत्याचार जारी रहा। इसलिए सैकड़ों बलाइयों को अपने स्त्री बच्चों सहित
उन गांव को छोड़कर जहां उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए थे, उन्हें धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर और दूसरे निकटवर्ती राज्यों के गांव में चले जाना पड़ा। इन नई जगहों पर उनके साथ जो बीता, इसे वर्तमान में हमारे विचार से क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। तो किस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए, यह डॉक्टर अंबेडकर इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप किस सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं। और जो हिंदू लोग हैं वह अछूतों के साथ, अनटचेबल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं। अन्य एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि गुजरात के अंतर्गत कविता ग्राम की घटना अभी पिछले साल की है। कविता के हिंदुओं ने अछूतों को हुक्म दिया कि वे अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजें। कविता के अछूतों को सवर्ण हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने नागरिक अधिकार का उपयोग करने की हिम्मत दिखाने के कारण क्या क्या भोगना पड़ा, यह सबको पता है। इसलिए उसका विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी घटना गुजरात के अहमदाबाद जिले के जानू नामक गांव की है। नवंबर 1935 में वहां के खाते पीते अछूत परिवारों की स्त्रियां धातु के बर्तनों में पानी पीने लगी। अछूत द्वारा धातु के बर्तनों का उपयोग हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगा और उन्हें इस वे अवधि के लिए अछूत औरतों पर हमला किया। तो यह 1935 की घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिक्र कर रहे हैं। जाइए कुछ साल पीछे जाइए, 1 या 2 साल पीछे जाइए, गुजरात में क्या घटना हुई थी। उसके अलावा हम याद करें तो जो राजस्थान है उसमें मूछ रखने पर हत्या कर दी गई थी। तो मेल खाती है कि नहीं खाती अभी भी। फिर 12वीं घटना बोलते हैं, क्या बोलते डॉक्टर अंबेडकर, देखते हैं कि जयपुर रियासत के चकवारा गांव से हुई एक ताजा खबर की रिपोर्ट सामने आई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि चकवारा के एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक कर्तव्य के रूप में गांव के अछूत परिवारों को भोज का निमंत्रण दिया। मेजबान अपने जो मेहमानों को शानदार भोज देना चाहता था, तो कुछ व्यंजनों में घी पड़ गया था। बेचारे अछूत मेहमान भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लाठी लेकर वहां पहुंचे, उनका भोजन खराब कर दिया और अछूत की पिटाई करने लगे। तो समझिए, घी खाने पर भी आपकी पिटाई होती थी और अभी भी मूछ रखने पर और मटका छूने पर आपकी पिटाई हो जाती है। कितना अंतर आपको समझ में आया, आप मुझे खुद बताइए। जो अपना खाना बीच में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग चले, अपना बचाव करने में असमर्थ उन अछूतों पर यह जानलेवा हमला क्यों किया गया? क्योंकि अछूत मेजबान इतना धृष्ट था कि घी में बना हुआ खाना परोस रहा था और अछूत मेहमान इतने मूर्ख थे कि घी का स्वाद चख रहे थे। तो आपके लिए तो घी का जो स्वाद है ना, वह भी आप नहीं चख सकते थे। निश्चय ही घी संपन्न लोगों के खाने की चीज है, लेकिन यह बात किसी के दिमाग में नहीं आ सकती कि घी खाना उच्च सामाजिक हैसियत का चिन्ह है, जिसका नीची जातियों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चकवारा के हिंदुओं की सोच अलग थी। उन्होंने यह सोचना सही लगा कि अस्पृश्यों ने घी को अपने भोजन का एक अंग बनाकर उनका अपमान किया। उन्हें पता होना चाहिए था कि यह उनकी चीज नहीं हो सकती, यह तो हिंदुओं की इज्जत की चीज है। और यही सोचकर उन्होंने दलितों से बदला लिया। इसका अर्थ यह है कि किसी अस्पृश्य के पास साधन हो तब भी उसे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं की अवज्ञा होगी। यह 1 अप्रैल 1936 की घटना या उसके आसपास की घटना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यह घटना बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? तथ्यों के सामने रखने के बाद अब मैं सामाजिक सुधार के पक्ष में बात रखूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि आप सामाजिक सुधार के पक्ष में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोलते हैं
कि ऐसा करते समय मैं जहां तक संभव हो कि श्री बनर्जी का अनुकरण करूंगा और राजनीतिक दिमाग वाले हिंदुओं से पूछूंगा, जब आप अपने ही देशवासियों को एक बड़े हिस्से को जैसे अस्पृश्य सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं देते, तो क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग रखते हैं? जब आप उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने देते, तो क्या तब भी आप सामाजिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप उन्हें उनकी इच्छा अनुसार कपड़े या गहने नहीं पहनने देते, क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? जब आप इन्हें उनकी मर्जी के अनुसार खाने नहीं देते, क्या तब भी आप राजनीतिक सत्ता पाने की योग्यता रखते हैं? मैं ऐसे सवालों की झड़ी लगा सकता हूं, पर इतना ही काफी है। आज के सिनेरियो में इन क्वेश्चन को सोचिए, दोहराइए, आज SC ST OBC के साथ क्या हो रहा है और आप उनको राजा बनाए बैठे हैं। ये आपकी धृष्टता, और मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो बुराई आ जाएगी। आगे क्या बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर? स्वयं श्री बनर्जी इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते? मुझे विश्वास है किसी भी समझदार आदमी में यह हिम्मत नहीं होगी कि वह इन प्रश्नों का उत्तर हाँ कह कर दे। कांग्रेस का हर सदस्य जो मिलके इस सिद्धांत को दोहराता है कि कोई भी देश इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह किसी अन्य देश पर शासन कर सके, उसे स्वीकार करना होगा कि कोई भी वर्ग इसके लिए उपयुक्त नहीं है कि वह दूसरे वर्ग पर शासन कर सके। फिर ऐसा कैसे हुआ कि सामाजिक सुधार पार्टी युद्ध में पराजित हो गई? इसे ठीक से समझने के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि सुधार किस तरह के सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस संदर्भ में सामाजिक सुधार की दो अलग अलग किस्मों में और उनके बीच मौजूद फर्कों को समझना आवश्यक है। एक है हिंदू परिवार में सुधार, दूसरा है हिंदू समाज का पुनः गठन, पुनः रचना द्वारा सामाजिक सुधार। विधवा पुनः विवाह, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा आदि विषय पारिवारिक सुधार के अंतर्गत आते हैं और जाति प्रथा को समाप्त करना सामाजिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार की सामाजिक सुधार की बात कर रहे थे? तो जो कांग्रेस जो राजनीतिक सुधार की जो बात कर रहे थे, वो सामाजिक सुधार की बात कर रहे थे। उसमें कितना बड़ा अंतर है। वो सामाजिक सुधार क्या समझ रहे थे? विधवा विवाह, पुनः विवाह, स्त्री शिक्षा। लेकिन वह पारिवारिक सुधार था, जो हिंदुओं के बीच फैली व्यवस्था थी, जिससे खुद अपर कास्ट हिंदू परेशान थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सुधार की बात करते हैं। किस प्रकार से? जाति प्रथा को समाप्त करना सामाजिक सुधार के अंतर्गत आते हैं। यह डॉक्टर अंबेडकर ने बोला और समझा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और भी चीजें डॉक्टर अंबेडकर बताने का प्रयास करते हैं, बट मुझे लगता है कि इतना ही सफिशिएंट है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप चाहें तो इसका मैं सेकंड पार्ट ला सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट करना होगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स करना होगा, क्योंकि यदि आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमारा मोरल डाउन होगा और दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि आपका सपोर्ट करना जरूरी है। YouTube हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे चैनल की रीच खत्म कर दी गई है। तो यह अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लोगों को सजेस्ट करें किताबें पढ़ने का, ताकि आप लोग भी आंसर कर सकें ऐसे प्रश्नों का। अब बात करंट स्थिति की आ जाती है कि क्यों वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को गालियां देते हैं, तमाम प्रकार की चीजें बोलते हैं, वह क्यों उसके खिलाफ थे? क्योंकि उन्हें डर है कि डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन अगर बढ़ गया, यह सामाजिक सुधार का आंदोलन बढ़ गया, तो उनकी दाल पानी बंद हो जाएगी। इसलिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं, और कुछ तो हाईलाइट के लिए। फिलहाल आपका इस टॉपिक के बारे में क्या विचार है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मैं फिर से अनुग्रह कर रहा हूं, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।